हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर डिस्कस करेंगे। इस क्लिप में हम ये सीखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है और उसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल में होते हैं, तो उस केस में प्रोजेक्टाइल का रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किस तरह से रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया जाएगा एक प्रोजेक्टाइल के लिए, इस क्लिप में हम उस पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल को किसी पॉइंट से थ्रो किया गया है और उसकी जर्नी का पाथ जो कि एक पैराबोला होता है, हम अपनी पिछली क्लिप में यह सीख चुके हैं। मान लीजिए उसकी जर्नी का पाथ कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। इस पार्टिकल को जिस प्लेन से स्टार्ट किया गया है उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका फाइनल पॉइंट भी है, और यही वजह है कि हम इसे प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहे हैं। हमें इस क्लिप में यह कैलकुलेट करना है कि इस पार्टिकल की जर्नी में इसने जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, जिसे रेंज के नाम से जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस मैक्सिमम हाइट तक ये गया है, जिसे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, और इस जर्नी में जो टाइम लगा है, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, वो वैल्यूज क्या क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है इस क्लिप में। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार समझें, और इस बात को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं वो रिजल्ट लिखना चाहूंगा जो हमने इससे पिछली क्लिप में डिराइव किया था किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन के रूप में। ओरिजिन मानते हुए इनिशियल पॉइंट को, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट को एक्स वाई कंसीडर करते हुए टी टाइम की जर्नी के लिए जब हमने इस केस को सॉल्व किया था, तो जो फाइनल आउटकम y और x कोऑर्डिनेट के बीच में हमें मिला था वो था y इक्वल टू uy/ux इंटू x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दें कि इनिशियल वेलोसिटी को यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप कंसिडर करके यह रिजल्ट निकाला गया था। यानी आप मान सकते हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आई एक्सिस के अलोंग है वो यू एक्स मैग्नीट्यूड का है, और जो कंपोनेंट ग्रेविटी के अलोंग डायरेक्शन में डेवलप किया जा रहा है, जिसे जे डायरेक्शन बोला जा रहा है, वो यू वाई जे कैप है। कुछ इस तरह का रिलेशन हमने इस पाथ के लिए क्रिएट किया था। अब ध्यान दें कि अगर इस प्रोजेक्टाइल का रेंज आर है तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट जिस पर यह ग्राउंड पे वापस पहुंच गया था के कोऑर्डिनेट r,0 होने चाहिए, और चूंकि ये r,0 पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे बिलोंग कर रहे हैं, इस इक्वेशन में इस पॉइंट को रख के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बार r,0 को हम इस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान से देखें। ये बनेगा 0 इक्वल टू uy अपॉन यू एक्स इंटू आर माइनस हाफ इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखें कि हमने r,0 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया है, और ऐसा करने के बाद कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिल रहा है। जो रिजल्ट्स आएंगे एक बार ध्यान दें उन पे, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू r अपॉन यू एक्स, ये दोनों टर्म कॉमन लिए जा सकते हैं, इंटू यू वाई माइनस हाफ जी आर अपॉन यू एक्स। और अब अगर इन दोनों में से किसी एक टर्म को 0 करना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि r और यू एक्स की वैल्यूज के बेस पे हमें 0 आउटकम नहीं मिल पाएगा।
तो इस रिजल्ट को जीरो बनने के लिए, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होने के लिए इस ब्रैकेट टर्म को जीरो होना चाहिए। इस ब्रैकेट टर्म को जीरो से कंपेयर करने पर हमें मिलेगा यू वाई इक्वल टू हाफ जी आर अपॉन यू एक्स, और फाइनली आर का वैल्यू हमें मिलेगा 2ux यू वाई अपॉन जी। यानी कुछ इस तरह से रेंज को दिया जा सकता है एक प्रोजेक्टाइल के लिए, जो कि कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि उसका इनिशियल और फाइनल दोनों ही पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सो रेंज का फॉर्मूला 2ux यू वाई अपॉन जी होना चाहिए। अब ध्यान दें, रेंज का जो आउटकम हमें मिला है 2ux यू वाई अपॉन जी, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में आने वाले ux और uy दोनों ही टर्म इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कितने एंगल पर आपने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। एक बात यहां पर ध्यान से समझें, हम मैथमेटिकली ये जानते हैं कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा बड़ा होता है। यहां पर आप ध्यान दें कि दो अनइक्वल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, और इन दोनों के बीच में इक्वल साइन केवल तब एप्लीकेबल होता है जब ux uy की बराबरी कर ले। एक बार आप यहां पर फिर से सुने मेरी बात को, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, और इनके बीच में इक्वल साइन केवल तब एप्लीकेबल होता है जब दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएं। केवल ux और uy के बराबर होने पर ही इनको इक्वल किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आने वाला टर्म ux इंटू uy, जो कि इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट की इनसाइड है, उस टर्म को हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम होना पड़ेगा, और ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल केवल तब हो पाएगा जब ux और uy बराबरी करे। तो आप समझ सकते हैं कि इस टर्म को हमेशा अर्थमेटिक मीन से छोटा बने रहना है, और बराबर होने का मौका केवल तब मिलेगा जब ux और uy बराबरी करे। तो क्लियरली अगर मैं ux और uy को इक्वल कर दूं तो केवल वही वो सिचुएशन हो सकती है जहां पर रेंज अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, क्योंकि उस समय ये प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करेगा, वो अर्थमेटिक मीन की बराबरी करने की कोशिश करेगा। ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है। इस इनइक्वेशन को यूज करके कई प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझें कि दो नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन अर्थमेटिक मीन से हमेशा छोटा रहता है, बराबरी केवल तब कर पाता है जब ux और uy बराबर हो जाए। तो इस इक्वेशन में r को मैक्सिमम करने का तरीका यही होना चाहिए कि हम ux और uy को इक्वल कर दें। सो ux और uy को इक्वल करने पर रेंज के मैक्सिमम वैल्यू को लिखा जा सकता है 2ux स्क्वायर अपॉन जी, और आप इसे लिख सकते हैं 2uy स्क्वायर अपॉन जी। एक बात और ध्यान से समझें कि जिस एंगल के लिए ux और uy इक्वल हो जाएंगे, एक बार हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि एंगल को थीटा मानते हुए ux को u cos थीटा और uy को u sin थीटा लिखा जा सकता है। सो ux और uy को इक्वल करने पर tan थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, और आप जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1 आने का सीधा अर्थ यह है कि थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, यानी 45 डिग्री एंगल पर ही किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने पर वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंचता है। सो इस बात को आप ध्यान से समझें कि 45 डिग्री पर थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कवर करता है। सो उस केस में रेंज की वैल्यू को कुछ इस तरह से दिया जा सकेगा। आप इस फॉर्मूले में ux को u cos 45 या इस फॉर्मूले में uy को u cos 45 अप्लाई करके रेंज की वैल्यू को u के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। u नोटेशन इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ux uy उसके दो कंपोनेंट के रूप में लिए जा रहे हैं, और ux uy को u cos थीटा u sin थीटा कहा जा सकता है।
रेंज के मैक्सिमाइजेशन के केस में आप ux को u cos 45 अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा अप्लाई करने के बाद u के टर्म में जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, एक बार आप उसे फाइनली देख लें, वो रेंज मैक्स वैल्यू होगी 2ux² मींस u cos 45 यानी u/√2 स्क्वायर अपॉन g, और इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम आएगा वो होगा 2 को कैंसिल करने के बाद u²/g। सो किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो करने पर जो मैक्सिमम रेंज वो एक्वायर करता है वो u²/g होती है। सो कुछ इस तरह से रेंज से एसोसिएटेड सभी बातों को समझा जा सकता है, रेंज से एसोसिएटेड केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान से समझें कि अगर आप इस इक्वेशन में ux और uy की वैल्यू u cos थीटा और u sin थीटा अप्लाई कर देते तो यह एक्सप्रेशन बन जाता 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। यहां ध्यान से समझें कि मैंने u cos थीटा और u sin थीटा को ux और uy के प्लेस पे अप्लाई कर दिया है, और अब मैं देख पा रहा हूं कि 2 sin थीटा cos थीटा यहां पर एक टर्म के रूप में मुझे मिल चुका है जिसे मैं sin 2 थीटा कह सकता हूं। सो इस टर्म को sin 2 थीटा कहने पर यह बनेगा u² sin 2 थीटा अपॉन g, और आप जानते हैं कि sin 2 थीटा को मैक्सिमाइज करने के लिए उसे 1 बनाना होगा, और sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होने का सीधा अर्थ यह है कि 45 डिग्री एंगल पर आपको इस पार्टिकल को थ्रो करना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये साइन 45 इंटू 2 यानी साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 आप जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकली थीटा को इन्वॉल्व करके भी आप इस बात को समझ सकते हैं, और am इज ग्रेटर देन gm कंसेप्ट से भी इस बात को समझा जा सकता है। सो इस तरह से रेंज पर डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ux uy के टर्म में फॉर्मूले को रिमेंबर करना इजी होता है, इसीलिए हम फॉर्मूले ux uy के टर्म में आपके सामने रख रहे हैं। एक पर्पस और है इस बात का, उसे ध्यान से समझें कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को ux uy के टर्म में लिखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि उस क्वांटिटी में ux और uy का रोल क्या है। जैसे उदाहरण के लिए रेंज का वैल्यू 2ux uy/g कैलकुलेट हुआ है, इससे हमें पता लगता है कि किसी पार्टिकल के रेंज पर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इफेक्ट डालते हैं। केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इंक्रीज करके रेंज को बढ़ाया जा सकेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार बिगिनर्स एक गलती कर देते हैं, एक सिली मिस्टेक करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनका क्विक जवाब यह होता है कि सर पूरी ताकत हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा देनी चाहिए, जबकि इस रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंस ux का है वही इंपॉर्टेंस इस रिजल्ट में uy का भी है, दोनों को इक्वल क्रेडिट मिला हुआ है। सो रिजल्ट को ux uy के टर्म में लिख करके हमें उस क्वांटिटी से एसोसिएटेड ux और uy के रोल के बारे में आइडिया लगता है। हम रेंज के इस फॉर्मूले के आधार पर यह बता पाते हैं कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं रेंज की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए। सो कुछ इस तरह से रेंज से रिलेटेड सभी कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। ये सभी कैलकुलेशंस मैं यहां से हटा रहा हूं, आप इन्हें समझ चुके हैं। अपने अगले स्टेप में रेंज कैलकुलेट करने के बाद हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझें, हम जानते हैं कि जब पार्टिकल इस पाथ के टॉप पॉइंट पे होगा तो उस पोजीशन पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब कंसीडर करिए कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux डैश है। एक पल के लिए आप मान लें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux डैश है। सो इन दोनों कंपोनेंट की हेल्प से इस पॉइंट पर वेलोसिटी को फुली प्रेजेंट किया जा सकता है। अब
इनिशियल पॉइंट इसे मानते हुए, फाइनल पॉइंट इसे कंसिडर करते हुए और इस हाफ जर्नी के टाइम को टी कंसिडर करते हुए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं इस कंडीशन में, तो क्या आउटकम मुझे मिलेगा, एक बार आप उसे समझें। जो आउटकम मुझे मिलेगा वो होगा यू एक्स डैश आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये फाइनल वेलोसिटी के रूप में लिया जा रहा है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और सेकेंड टर्म के रूप में राइट साइड लिखा जाएगा प्लस ए वेक्टर इंटू टी। ए वेक्टर के रूप में हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैकेनिकल केस में ग्रेविटी को कंसिडर किया जाएगा, सो इसे लिखा जाएगा माइनस जी जे वेक्टर इंटू टी। और अब अगर मैं इन टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो क्या बनेगा, एक बार आप देखें ध्यान से, यह बनेगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। और अब इस अगले स्टेप में या फाइनल स्टेप कह लीजिए, इसमें अगर आई और जे के कोफिशिएंट कंपेयर किए जाए तो यू एक्स डैश का वैल्यू हमें मिलेगा यू एक्स, जबकि यू वाई का वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा g इंटू टी। आप ध्यान से देखें, यू वाई का वैल्यू हमें मिला है g इंटू टी, क्योंकि इस टर्म को 0 से इक्वेट करना होगा। यही वजह है कि मैंने यू वाई को डायरेक्टली gt के इक्वल लिख दिया है, और i के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर यू एक्स डैश का वैल्यू यू एक्स के बराबर आया है। आप ध्यान से समझें, यू एक्स डैश का वैल्यू यू एक्स के बराबर आया है, इसका अर्थ यह है कि इस पूरी प्रोसेस में वर्टिकल डायरेक्शन में काम करने वाली ग्रेविटी ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं किया है। सो मैथमेटिकली आप किसी भी फैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहां पर आप ध्यान से समझें कि यह बात डायरेक्ट भी कही जा सकती थी कि ग्रेविटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न होने के कारण उस वेलोसिटी पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहां पर मैं आपको बताना चाहता था कि मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो जितने भी एसोसिएटेड आउटकम्स हैं वो इस रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद हमें मिलते जाएंगे। सो यू एक्स डैश यू एक्स के बराबर आ चुका है। इसे अपने फर्दर डिस्कशन में और क्वेश्चन सॉल्विंग में हम एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को करते समय एक स्टूडेंट को यह बात याद रखनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो वेलोसिटी कंपोनेंट इनवेरिएंट रहता है, यह टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। सो यू एक्स डैश यू एक्स के बराबर है, यह हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा आगे डिस्कशन के लिए। दूसरे रिजल्ट के रूप में हमें टाइम का वैल्यू मिला है जो कि कुछ इस तरह है, यह है यू वाई अपॉन जी। यह रिजल्ट हमें बताता है कि इनिशियल पॉइंट से टॉप पॉइंट ऑफ द पाथ तक पहुंचने में जो टाइम पार्टिकल को लगा है वो वेलोसिटी के केवल वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि टाइम के रिजल्ट में यू एक्स का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इससे हमें यह पता लगता है कि एक पार्टिकल की जर्नी में जो टाइम लगता है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट से अफेक्टेड नहीं होता है, उसमें केवल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ही इन्वॉल्व रहता है। सो इस तरह से यू एक्स यू वाई के टर्म में डिस्कशन करके हम दोनों कंपोनेंट्स जो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी के बनाए गए हैं उनके रोल को समझ पाते हैं। सो टाइम का वैल्यू यू वाई बाय जी मिला है, हमें वेलोसिटी के वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है टाइम। अब ध्यान दें कि ये कंप्लीट जर्नी एक ऐसे फोर्स के अंडर टेक प्लेस हो रही है जो कि नेचर में कंजर्वेटिव है। इस पार्टिकल की कंप्लीट जर्नी में फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो जैसा पाथ इनिशियल पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक क्रिएट हुआ है वैसा ही पाथ सेकंड साइड भी क्रिएट होगा। यानी अगर पार्टिकल ने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट यू वाई से स्टार्ट कर ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट को जीरो कर लिया है तो सेकंड हाफ पार्ट में
इस वेलोसिटी को दोबारा जीरो से इंक्रीज होके uy बनने का मौका मिलेगा और उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम पहले पार्ट में लगा है। यह बात आप ध्यान से समझें कि ग्रेविटी ही इस मोशन को भी गवर्न कर रही है और इस मोशन को भी। अगर आप इनिशियल पार्ट में होने वाले मूवमेंट को रिवर्स करके समझें तो आप देख पाएंगे कि पार्टिकल ने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया है और ग्रेविटी ने उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट को इंक्रीज कर करके uy कर दिया है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इस प्रोसेस को रिवर्स में समझा रहा हूं, तो माइंड मेकअप करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस प्रोसेस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy से चेंज होकर जीरो में कन्वर्ट हुई है और ऐसा ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन में हुआ है। लेकिन अगर हम इस मोशन को रिवर्स में देखें तो हम देख पाएंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी जो कि जीरो थी वो ग्रेविटी के सपोर्ट में इनहेंस होके uy हो चुकी है और ठीक वही प्रोसेस इस सेकेंड हाफ में भी होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम फर्स्ट हाफ में लगा है वही टाइम सेकेंड हाफ में भी लगेगा। यहां पर ध्यान दें कि अगर इस सेकेंड हाफ में लगने वाले एक्सेलरेशन का वैल्यू डिफरेंट होता फर्स्ट हाफ से या उसका डायरेक्शन अलग होता तो हम इस तरह के आउटकम यूज नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि ग्रेविटी नेचर में कंजर्वेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सभी कुछ फिक्स है, सो जैसा पाथ, जैसा टाइम यूज हुआ है इनिशियल पॉइंट से टॉप पॉइंट तक जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट, वही सब रिजल्ट्स यूज होंगे टॉप पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने के लिए ग्रेविटी के सपोर्ट में। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को कंप्लीट काउंट करने पर जो टोटल टाइम इस जर्नी में लगेगा वो टाइम uy अपॉन g के डबल के बराबर होगा। सो एक पार्टिकल जब थ्रो किया जाता है तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, अगर दोनों पॉइंट ग्राउंड में ही हैं, वो t इक्वल टू 2uy बाय g फॉर्मूले से दिया जाता है। हम देख पा रहे हैं कि ये टाइम केवल y वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। एक बात और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेविटी के कंजर्वेटिव नेचर होने से और भी कई जानकारियां कलेक्ट होती हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी uy से जीरो हो चुकी है, मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, तो सिमिलर टाइम में ग्रेविटी के सपोर्ट में ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो से इस पॉइंट तक एक बार फिर से uy बन जाएगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ux और uy हैं और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ux और uy होंगे। यानी जैसा पिक्चर इनिशियल पॉइंट पर बनेगा वैसा ही पिक्चर फाइनल पॉइंट पर भी बनेगा। एक बात यहां पर समझे कि uy का डायरेक्शन चेंज हुआ है, केवल यही एक चेंज आया है और यह चेंज ग्रेविटी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण आया है। क्योंकि ग्रेविटी इस कंप्लीट प्रोसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही परफॉर्म कर रही है, सो इस तरह के वेलोसिटी चेंज के लिए ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ux कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है और यह कंपोनेंट इनवेरिएंट होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एक फाइनल पॉइंट पर और आए, इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या आउटकम हमें मिलेगा, एक बार आप समझें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सभी डिस्कशन आप समझ चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए सेकंड इक्वेशन यूज करूं तो स्टेटमेंट होगा, ध्यान से समझें, इस डिस्टेंस को r/2 माना जा सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए। सो इनिशियल पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक के डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली हम लिख पाएंगे r/2 i कैप प्लस hj कैप, कुछ इस तरह से इस वैल्यू को दिया जाएगा r/2 i कैप प्लस hj कैप इक्वल टू ut, u का वैल्यू ux i कैप प्लस uy j कैप से दिया जाएगा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जिसका वैल्यू हम uy बाय g कैलकुलेट कर चुके हैं इस हाफ जर्नी के लिए, प्लस हाफ g
माइनस जे कैप को मैं माइनस जी जे कैप लिख रहा हूं इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू अप्लाई करने के बाद और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमें यह आउटकम मिलेगा r/2 आई कैप प्लस एच जे कैप इक्वल टू यू एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। और अब अगर आई वेक्टर और जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जाएं बोथ साइड, तो हमें मिलेगा r/2 इक्वल टू यू एक्स इंटू टी और h का वैल्यू हमें मिलेगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कुछ इस तरह से h और r/2 को दिया जा सकता है। अब चूंकि t का वैल्यू नॉन वैल्यू है तो उसे अप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन से r हमें मिलेगा 2ux, 2 को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया है और t का वैल्यू uy/g। सो ध्यान दें कि रेंज का फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कुछ इस तरह से डिराइव किया जा सकेगा। सो अब रेंज के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारे पास दो वे हैं। हम इक्वेशन ऑफ पाथ से डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से भी हम इस फॉर्मूले को पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करके टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। यही टाइम का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करने पर h का वैल्यू आ जाएगा uy इंटू यू वाई बाय जी माइनस हाफ जी इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप समझ सकते हैं। सभी वैल्यू अप्लाई कर दी गई हैं और अब एक g कैंसिल करने के बाद आप देख पाएंगे ये होगा यू वाई स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ यू वाई स्क्वायर बाय जी, जो कि सॉल्व होके बनेगा हाफ यू वाई स्क्वायर अपॉन जी, यानी यू वाई स्क्वायर बाय 2g। इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को दिया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यह रिजल्ट हमें बताता है कि मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल भी केवल y वेलोसिटी कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, जबकि रेंज का वैल्यू वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि रेंज को इंक्रीज करने के लिए ux और uy को इक्वेट करने की जरूरत पड़ी, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करने की बात अगर की जाती तो हम यह सजेशन देते कि आप अपने uy की वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, और यह तभी होता जब आप पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें। सो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को इंक्रीज करने का तरीका केवल यह है कि आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें पार्टिकल को, लेकिन रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट्स को इक्वलाइज करना होगा। सो इस तरह से समझा जा सकता है रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को। एक बात यहां पर और ध्यान दें, गैलीलियन फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने टाइम कैलकुलेट किया और एक फैक्ट को समझा, जिसमें यह समझा कि यू एक्स कंपोनेंट इस पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है। सेकेंड इक्वेशन यूज करके आई और जे के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर हमें रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों ही आउटकम मिले। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो हम जानना चाहेंगे, एक बार सॉल्व करके देखना चाहेंगे कि क्या वो इक्वेशन भी हमें कोई आउटकम देगी। हम जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन वेक्टोरियल फॉर्म में पार्शियली लिखी जाती है, उसके दो टर्म v स्क्वायर और u स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट होने के बाद मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल थर्ड टर्म a डॉट s वेक्टर ही वेक्टोरियल फॉर्म में रहता है। सो एक बार हम थर्ड इक्वेशन का यूज करके जानना चाहेंगे कि क्या वो इक्वेशन भी कोई आउटकम देगी हमें प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। तो मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। एक बार थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो अगर मैं थर्ड इक्वेशन को यूज करूं तो पहले एक बार आप समझें कि हम उसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर। हालांकि इसका थर्ड टर्म भी स्केलर ही है, लेकिन
अभी ये वेक्टर्स के हेल्प से लिखा जा रहा है। बाकी दो टर्म डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर बन चुके हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप पॉइंट तक की जर्नी के लिए यूज करूं तो हम इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर के प्लेस पे u x डैश i कैप प्लस 0 j कैप डॉट सिमिलर, यानी इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे u x i कैप प्लस u y j कैप मॉड्यूलस स्क्वायर, और फाइनल टर्म के रूप में होगा 2a वेक्टर, जो कि हम जानते हैं इस प्रोसेस में माइनस g j कैप है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो क्लियरली इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को r/2 i कैप प्लस h j कैप लिखा जा सकता है। सो मैं इसे r/2 i कैप प्लस h j कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें, हम डायरेक्ट भी इस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, बट वेक्टोरियली सॉल्व करने पर यह आउटकम कैसा आएगा एक बार हम ये जानना चाहते हैं। सो ये लेफ्ट टर्म बनेगा ux डैश स्क्वायर, जिसे नेक्स्ट लाइन में मैंने ux स्क्वायर लिख दिया है। और ऐसा क्यों किया है अब तक आप समझ चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनवेरिएंट है इस प्रोसेस में। सो ऐसा लिखा जा सकता है, राइट साइड का पहला टर्म ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बनेगा, और इस फाइनल टर्म को हम लिखेंगे 2 टाइम्स माइनस g r/2, जब मल्टीप्लाई होंगे तो j डॉट i होने के कारण मैं इसे 0 अप्लाई कर रहा हूं। आप ये जानते हैं कि i डॉट j 0 होता है, और फाइनल टर्म g j कैप इंटू h j कैप सॉल्व होके बन जाएगा -2g h। तो इस तरह से आप थर्ड इक्वेशन की हेल्प से यह आउटकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर ux स्क्वायर को कैंसिल करके इसे सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा uy स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू h, यानी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस तरह से आप कई तरीकों से मैक्सिमम हाइट को, कई तरीकों से रेंज को और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने यह समझने की कोशिश की कि एक प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है, जब वो फ्लाइंग कंडीशन में होता है, तो उससे एसोसिएटेड सभी पैरामीटर्स की वैल्यू क्या क्या होती हैं, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज से रिलेटेड कैलकुलेशंस हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए। सो सभी रिजल्ट्स याद रखें, रिजल्ट की वेरिएबल्स पर डिपेंडेंसी को समझें, कौन सा रिजल्ट वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पर डिपेंड करता है और कौन सा एक कंपोनेंट पर, इस बात को रिमेंबर रखना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको बार बार फॉर्मूले पलटाने ना पड़े, बुक को बार बार यूज ना करना पड़े फॉर्मूले देखने के लिए। सो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू।